हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वन शॉट के साथ में, नहीं बल्कि गन शॉट के साथ में। और ये 5वां गन शॉट है और टोटल 8 यूनिट है। एक भैया छोटी सी यूनिट बची हुई है मैथमेटिकल केमिस्ट्री, वो भी हम आज शाम को ही पब्लिक कर देंगे। फिर केवल 2 यूनिट्स रह जाएंगी, एक स्टीरियो केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट रह जाएगा। यानी ओवरऑल आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख होते होते फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। एक पूरा मिला के वन शॉट डाल देंगे और उसके बाद फिर हम लोग थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, इन पर भी फटाफट से वीडियोस को बना देंगे। तो जो लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, 4 गन शॉट अभी तक पड़े हैं, आज ये 5वां डालने वाले हैं। वैसे ये आपकी पहली यूनिट है लेकिन बहुत आसान है, इसलिए 5वें नंबर पर बना रहे हैं। इस यूनिट का नाम है वीक इंटरेक्शन एंड केमिकल फोर्सेस। बहुत आराम चलेंगे क्योंकि बहुत ही आसान यूनिट है और ये हमने इतनी बार पढ़ाई है कि पढ़ाते पढ़ाते भी ऐसा लगता है अबे ये इतना आसान पढ़ाना। तो समझिए मेरे भाई, वीक का मतलब होता है बहुत ही कमजोर, इंटरेक्शन का मतलब होता है लगाव। जैसे देखा होगा कई बार आपकी जो मौसी होंगी उनसे इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा, बड़ा अच्छा लगा होगा, अरे मौसी आ गई, और कहीं बुआ आ गई होंगी, बुआ आ गई। ले हमारे ज़्यादातर लोगों की बुआ जो है वो लोग हाथ उठाएं, यहाँ पे कमेंट में बताएं कितने लोगों की मौसी अच्छी हैं। मौसी से देखो अच्छे सभी होते हैं, बनती किससे ज़्यादा वो वाला मामला, ठीक है। तो इंटरेक्शन का मतलब होता है ये बनने वाला सिस्टम। तो पहला जो होता है ये होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। भैया छोटे बच्चे हो तुम लोग तो समझा देते हैं डाइपोल क्या होता है। डाई माने 2, पोल माने किनारे। मान लिया ये HCl है भैया, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर ज्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? तो भैया भीख मांगने की क्षमता। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा मांगने की जुगाड़ में रहते हैं, इसलिए ये भिखारी हैं, इनके ऊपर माइनस होता है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन दे, एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक ही लड़की नहीं है हमारी, किसाऊ को भैया बस किसाऊ के संग में बारात हो जाए उसके बाद हम निकल जाएं हरिद्वार, ऐसे लोग करते हैं। इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इनके ऊपर हमेशा प्लस रहता है। तो जब ये HCl मिलेंगे तो ये भैया अपना प्लस पना दिखाएंगे, ये अपना माइनस पना दिखाएंगे और इस तरीके से ये जो HCl वाला बॉन्ड होगा इसमें 2 किनारे बन जाएंगे। एक किनारे पे प्लस दिख रहा है, एक किनारे पे माइनस दिख रहा है। हालांकि ये लोग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो खुल के प्लस माइनस नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए आंशिक रूप से, ये डेल्टा का मतलब होता है आंशिक रूप से, इसे डेल्टा पढ़ते हैं। तो ये आंशिक रूप से प्लस दिखाएंगे, ये आंशिक रूप से माइनस दिखाएंगे और ये दोनों डाइपोल बन जाएंगे। जब ऐसे 2 डाइपोल आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे, ये देखो भैया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। सबको पता है प्लस वाला माइनस वाले को आकर्षित करेगा। कभी नहीं देखा होगा भैया, कितनी भी गर्मी हो, कोई लड़का दोस्त तुम्हारा बैठा हो, तुम कहते हैं उधर बढ़ो यार, चिपको मत, और कहीं कोई लड़की आके बैठ जाए, आ जाइए इधर बैठ जाइए आके। उसका कारण क्या है भैया? तुम हो माइनस, लड़की आ गई प्लस, तो अट्रैक्शन तो होता ही। तो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर जगह ये रहता है। तो माइनस वाला प्लस वाले को आकर्षित करेगा। आइए ना, बैठिए आके। इस इंटरेक्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे? डाइपोल। डाइपोल, दोनों डाइपोल हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसे क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। 2 डाइपोल्स के बीच होने वाले इंटरेक्शन को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। किसी भी डाइपोल का फॉर्मेशन किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अभी बताया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है भीख मांगने की क्षमता। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण होता है, एक आदमी भिखारी होएगा जो इलेक्ट्रॉन मांग रहा होएगा, दूसरा आदमी राजा होएगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होएगा, दोनों मिलेंगे तो बॉन्ड बनेगा। तो डिफरेंस के कारण होता है। अतः जब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल से वीकली इंटरेक्ट करता है तो इसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। आराम से आपको समझ में आ जाएगा भैया, ठीक है। यह है HCl, यह है HCl, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। प्लस और माइनस के बीच में ये जो अट्रैक्शन है इसे ही हम लोग कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भैया, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये समझो क्या होता है भैया। डाइपोल तो हमने आपको समझा दिया, हालांकि इस यूनिट में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो भी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इस गन शॉट में उसे शामिल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया है वही पर्याप्त है भाई, ठीक है। डाइपोल तो आपको बता दिया क्या है, जैसे HCl एक डाइपोल है। लेकिन इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या मतलब है? इंड्यूस्ड मतलब होता है प्रेरणा देने वाला, कि पहले हम डाइपोल नहीं थे, तुम्हें देखा तो हम भी डाइपोल हो गए। इसका मतलब क्या है? किसी को देख के जो डाइपोल होगा वो इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाएगा। और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसे डाइपोल
इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। ये देखो, जब एक डाइपोल किसी नॉन पोलर मतलब जो अभी पोलर की फॉर्म में नहीं है, डाइपोल नहीं है, के संपर्क में आता है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलर हो जाता है। अरे यार तुम पोलर हो, हम भी तुम्हें देख के पोलर होना चाहते हैं, पोलर हो जाता है भाई, जिसे इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। अतः एक डाइपोल जो पहले से था और एक जो देख के हुआ है, इंड्यूस्ड है मेरे भाई। इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच के इंटरेक्शन को हम लोग डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे एक डायग्राम से दिखा दिया है, ये कौन है, ये भैया डाइपोल पहले से है, प्लस और माइनस में टूटे हुए हैं। ये नहीं है, देखो प्लस माइनस नहीं है, लेकिन इन्हें देखा तो ये भी प्लस माइनस में टूट गया और इनके बीच जो इंटरेक्शन हुआ, ये पहले से डाइपोल थे, वो देख के हुए तो इंड्यूस्ड डाइपोल हैं। दोनों के बीच का इंटरेक्शन कहलाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भैया, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलती हैं। अगला क्या है, लंदन और डिस्पर्सियन फोर्सेस। ये क्या होता है भैया, समझो, बहुत ही आसान है। यहां पर क्या होगा, पहले में तो भैया दोनों डाइपोल थे, दूसरे में एक डाइपोल था और दूसरा वाला उसे देख के डाइपोल हो गया था। तीसरे में क्या होगा, लंदन या डिस्पर्सियन फोर्सेस में इसमें दोनों ही डाइपोल नहीं है। ये देखो, ना ए डाइपोल है ना बी डाइपोल है, लेकिन अचानक से कुछ हुआ, ये वाला आदमी डाइपोल हो गया। जैसे एक कहानी सुनाते हैं आपको कि पता चला दो दोस्त थे, दोनों बिल्कुल मतलब नल्ले टाइप के थे, किसी से कोई मतलब नहीं, बातचीत नहीं, काम धंधा नहीं, खाली फुक्कई काटते घूमते रहते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से एक दोस्त ने देखा यार वो तो बहुत पैसा कमा रहा है, फटाफट से हम भी कोशिश करते हैं, कोशिश करने लगा तो ये पोलर हुआ। जब ये पोलर हुआ तो इसे देख के इसके दोस्त वाले खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला, उस पर भी फर्क पड़ने लगा। तो ये इसमें क्या होता है, पहले ही दोनों नॉन पोलर हैं, कोई पोलर नहीं है। ये क्या हुआ, अचानक किसी को देखा तो अचानक मतलब था इंस्टेंट, तो इसे कहेंगे इंस्टेंटेनियसली पोलर, यानी ये इंस्टेंट तरीके से अचानक से पोलर हो गया है। जब इन्हें ये देखेगा तो ये अचानक से थोड़ी होगा, ये तो इन्हें देख के हो रहा है, तो ये कहलाएगा इंड्यूस्ड पोलर। तो देखो भैया, ये हुए अचानक से पोलर, इन्हें देख के ये हुए तो कहलाए इंड्यूस्ड पोलर। तो एक इंस्टेंटेनियस मतलब अचानक वाला जो हुआ है और एक जो उसे देख के हुआ इंड्यूस्ड वाला, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं हम लोग डिस्पर्सियन फोर्सेस। यही लिखा हुआ है कि माना दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें से ए के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे बदलते हैं कि वो अचानक से पोलर हो जाता है। जब अचानक से पोलर होता है तो जो बी होता है वो भी इसे देख के पोलर हो जाता है, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाता है। अतः जो इंस्टेंटेनियस हुआ है, अचानक हुआ, जरूरी नहीं तुम इतना कठिन लिखो इंस्टेंटेनियसली, नहीं, तुम गधे हो, सरल लिखना चाहते हो तो आप लिख दो अचानक। तो अचानक पोलर जो हुआ है और इंड्यूस्ड मतलब जो प्रेरित वाला है, उसे देख के पोलर हुआ है, इनके बीच के इंटरेक्शन को डिस्पर्सियन फोर्सेस कहते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भैया इस वाले अगर वन शॉट से कुछ एक पढ़ना चाहो तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ के जाना, क्योंकि एक बार पेपर 2021 या 22 में आया था, इसमें शॉर्ट में, लॉन्ग में, डिटेल्ड लॉन्ग में, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया हुआ था। और ऐसा कोई खराब किस्मत रहे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना आए, वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेपर में 101% आएगी भैया, ठीक है। तो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत आसान है, समझो। जैसे मान लिया ये HF है, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है, फ्लोरीन के ऊपर माइनस होता है, क्योंकि पूरी आवर्त सारणी में, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा नेगेटिव कौन है, सबसे बड़ा भिखारी कौन है, तो फ्लोरीन है भैया, ठीक। अब ये देखो फिर से एक और HF है, ध्यान से समझते रहना। हुआ क्या है, फ्लोरीन सबसे बड़ा भिखारी है और हाइड्रोजन कौन है, ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, देने की जुगाड़ में रहता है। तुमने क्या किया, ऐसे लोगों की साझेदारी करा दी जो एक राजा आदमी है और एक भिखारी आदमी है, तो ये जबरदस्ती बंधन में बंधे तो रहेंगे, लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, अपनी औकात तो दिखाएंगे ना। तो ये आंशिक रूप से माइनस दिखाएंगे, ये प्लस दिखाएंगे, और जब ये माइनस दिखाएंगे तो किसी दूसरे, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ये माइनस वाले प्लस वाले की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। इस दुर्बल जो अट्रैक्शन है इसे ही हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भैया, ठीक है। ये एक एक कुछ ना कुछ डाइपोल डाइपोल की तरह से ही है, समझो, लेकिन इसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक। तो जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम, यानी हाइड्रोजन किसी भिखारी आदमी से जुड़ जाएगा, चाहे वो फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, साझेदारी कर लेगा, तो इनके बीच इंडक्टिव इफेक्ट के कारण बॉन्ड पोलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भिखारी आदमी है, तो ये नेगेटिविटी अपनी औकात दिखाएंगे जरूर। जब ये नेगेटिविटी दिखाएगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा, तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। और जब ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा तो जो भैया अट्रैक्शन आएगा उसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसे अगर हम दिखाएं कि भैया हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच देखो, ये इनके ऊपर माइनस, इनके ऊपर प्लस, ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच इनके ऊपर माइनस, इनके ऊपर प्लस, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के ऊपर इनके ऊपर माइनस, इनके ऊपर प्लस। यानी ओवरऑल जब भी हाइड्रोजन किसी नेगेटिव वाले आदमी से जुड़ेगा
तो हाइड्रोजन अपना प्लस दिखाएगा, निगेटिव वाला आदमी अपना निगेटिव दिखाएगा और बॉन्ड पोलर हो जाएगा, यानी प्लस और माइनस आ जाएगा, ठीक है। अतः दो पोलर बॉन्ड्स के बीच प्रोड्यूस होने वाले इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी दो लोग इस तरीके से आएंगे और उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एक HF है, एक और HF है, ये प्लस हैं, ये माइनस हैं, ये प्लस हैं, ये माइनस हैं, तो प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, इसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होगी, एक ऐसी होगी जो कई अणुओं के बीच होगी, एक से ज्यादा अणुओं के बीच होगी, और एक ऐसी होगी जो एक ही अणु के बीच होगी, समझो। तो दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पहली होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? जब दो, एक इंटर होती है, एक इंट्रा होती है। तो ये इंटर वाली है जब दो से ज्यादा होंगे। तो जब दो या दो से अधिक पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो इसे इंटरमॉलिक्यूलर, दो हो या दो से ज्यादा हो। जैसे यहां पर हमने आपको दिखा रखा है, एक HF है, एक और HF है, एक और HF है, दो ले लो या दो से ज्यादा ले लो। माइनस और प्लस वाले के बीच ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। माइनस और प्लस वाले के बीच ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भैया, ठीक है। ऐसे ही देखो ये है H2O है, मतलब पानी है, देखो H2 दो H हैं और O तो ये पानी है, C2H5OH ये दारू है यानी अल्कोहल है। लोग कहते हैं पानी के संग में पियोगे, सोडे के संग में पियोगे, तो भैया जी क्या है? दारू है, जो पानी है, आराम से मिल जाता है पानी। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, दोनों के बीच में मेरे भैया जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस्तेमाल करो, दारू में पानी मिलाओ और पियो बैठ के मेरे भैया, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से ये काम करती है। जब दो या दो से ज्यादा अणु होंगे तो उसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक। ऐसे ही इंट्रा होती है, इंट्रा में एक ही अणु लेंगे, एक से ज्यादा नहीं होगा भैया, ठीक है। जब एक ही मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच, समझो भैया, जब एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे आपको समझाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बना हुआ है। सबसे पहले आप देखो, ये आपने इस तरीके का देखा होगा, इसे हम लोग बेंजीन कहते थे। क्या कहते थे भैया? बेंजीन कहते थे, ठीक। उसके बाद आप ये समझो, अगर हम इसमें यहाँ पे NO2 लगा दें तो इसे हम कहेंगे नाइट्रो। क्या कहेंगे भैया? नाइट्रो कहेंगे। अगर हम यहाँ पे OH लगा दें तो जब OH लग जाता है तो इसे कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल। जरा समझना मेरे भाई, होता क्या है, सबसे पहले अगर आप ऐसे ना बनाना चाहो आप ऐसे बना सकते हो। देखो ये बेंजीन है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, 12th में पढ़ा होगा बेंजीन ऐसे बनता है। बेंजीन के ऊपर जब OH लगा देते हैं, यहां से शुरू कर लो, अगर आपको लग रहा है कि यार यहां से शुरू कर दिया, आप यहां से शुरू कर लो, ठीक। तो जब बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है तो यह फिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनॉल। अब गिनो मेरे भैया, जो यहां पहली पोजीशन होती है इसे कहते हैं ऑर्थो, इसे कहते हैं मेटा और इसे कहते हैं पैरा, ठीक। तो अगर हम यहाँ NO2 लगा देंगे तो ऑर्थो पे क्या लग गया? NO2 यानी नाइट्रो। तो पहले इसका नाम क्या था? फिनॉल। ऑर्थो पे NO2 लग गया तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भैया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसे खोल के लिखें, जरा समझना मेरे भैया, हमने क्या करा, देखो रिंग बना ली, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ OH को हमने ऐसे करके खोल के लिख दिया, ठीक। और यहाँ ऑर्थो पे हम लोग लिखेंगे नाइट्रो। तो हमने क्या करा, देखो नाइट्रोजन आ गया, इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। देखो भैया इस तरीके से। अब होता क्या है, नाइट्रोजन टोटल 3 लोगों को जोड़ सकता है। तो देखो नाइट्रोजन एक तो यहाँ जुड़ा हुआ, एक ये जुड़ा हुआ है, 2 ये जुड़ा हुआ है, 3 ही जोड़ सकता। तो ये इन्हें क्या करेगा, इन्हें उधार देगा। इस उधार देने वाले बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी उप सह संयोजक बंध भैया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ये कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। क्यों? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पूरा एक ही मतलब अणु है, ठीक है। HF 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 या पानी दारू, ये एक से ज्यादा अणु थे, इसलिए वो इंटरमॉलिक्यूलर था। यहाँ ये पूरा एक ही अणु है, आपस में ही लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसलिए ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा भैया, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। जो भी कंपाउंड होते हैं, कोई भी कंपाउंड हो, अगर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत आसान है। उससे पहले आपको
आपको बता दें, जो लोग भी भैया यूट्यूब पर ये वन शॉट देख रहे हो, आप फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc, वहाँ पे इसका लिंक भी मिलेगा, जितने भी गन शॉट जो भी पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ ये PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। फ्री में चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना जाके सर्च कर लो BDKDN BSc, ठीक है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स लिया है, ये सारे गन शॉट विद PDF और जो आखिरी में पूरा वन शॉट होगा वो भी वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आराम से आप चाहो तो एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर लो, वहाँ कोई ऐडबाजी कुछ नहीं होगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन के अंदर, जैसे अब कल ये खत्म हो जाएगी पूरी केमिस्ट्री, परसों तक अपलोड करा देंगे, ठीक भाई। और वरना फ्री में चैनल है अपना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, यानी कोई भी कंपाउंड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। तो नंबर 1 तो फिजिकल स्टेट समझो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि H2O जो है वो द्रव है यानी लिक्विड है, और जो H2S है वो गैस है, तो ऐसा क्यों है? तो भैया जो गैस के अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन जब उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो जुड़ने लगेंगे, पास पास आने लगेंगे, और इस चक्कर में भैया वो लिक्विड हो जाएंगे। तो कोई भी सवाल आए, H2O द्रव है, H2S गैस है, क्यों? तो आप कहोगे क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कोई कह दे कि भैया HCl जो है वो गैस है, लेकिन HF जो है वो द्रव है, क्यों द्रव है भैया? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछे, यानी सरल भाषा में गैसों के अणु दूर दूर होते हैं, जब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये पास पास आ जाएंगे और गैस से द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जिससे इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही जो HF है वो क्या है? लिक्विड होता है, लेकिन HCl, HBr, HI में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, तो ये दूर दूर रहते हैं, बॉन्ड ही नहीं है, तो ये गैस होते हैं। ऐसे ही H2O पानी लिक्विड है, H2S गैस है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। बॉन्ड होगा तो वो पास लाएगा, बॉन्ड ही नहीं है तो भटकते रहो फिर मेरे भाई, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है? मेल्टिंग का मतलब होता है गलना, कितनी आराम से कोई गलेगा, और बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना। तो भैया जब लोग पास आ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लोग इकट्ठे हो गए, उनमें पावर आ गई, एकता आ गई, तो फिर उन्हें गलाना भी मुश्किल है, उबालना भी मुश्किल है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। अगला क्या है? अगला है मॉलिक्यूलर मास पे क्या फर्क पड़ता है। तो भैया मॉलिक्यूलर जो मास है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा समझाते हैं। जब दो अणु आपस में मिलेंगे तो आपको एनर्जी चाहिए होगी। जैसे भैया किसी के पास 1 करोड़, आपके पास 1 करोड़, आपको आप दोनों लोग मिलकर एक होना चाहते हो, बारात करना चाहते हो, ठीक, तो क्या 2 करोड़ रुपए होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 10, 20, 50 लाख रुपए आप अपनी बारात में लुटाओगे। खर्च होता है मेरे भाई जब दो लोग आपस में जुड़ते हैं। वैसे ही आप 5 के आलू अलग ले लो, 5 के आलू लाल वाले अलग ले लो, ज्यादा चटनी डला सकते हो, ज्यादा मिलेगा, मिला के 10 के ले लो, कम मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास जब, जैसे एसिटिक एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, इसका जो मास है वो 60 होता है। लेकिन जब ऐसे दो लोग जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, जब ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं CH3COOH CH3COOH, तो एक का 60 है तो दो का 120 होना चाहिए, लेकिन दो का 120 नहीं होता है, 120 से कम हो जाता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो द्रव्यमान है, जो मॉलिक्यूलर मास है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सॉल्यूट सॉल्युबल हो जाता है आराम से। जैसे हमने आपको बताया कि दारू में पानी आराम से मिल जाता है, यानी जो सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी है, जो विलयता है वो बढ़ ही जाती है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, लोगों को आपस में जोड़ रहा है और आसानी से ये विलयता बन जाती है। जैसे ये दारू, पानी का हमने एग्जांपल आपको दे रखा है, अल्कोहल और पानी का। वॉल्यूम ऑफ आइस की बात करें तो ये भी वही है। आइस के क्रिस्टल लैटिस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एयर गैप आ जाते हैं, जिससे क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। समझना मेरे भाई, आपने किया होगा कभी भी 10 रुपए का बर्फ लेके आना, वो बर्फ इतना बड़ा मिलेगा, उसे वाटर कूलर में ऐसे ही डाल देना तोड़ के, पानी मत डालना, देखना इतना सा पानी रह जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O, ठीक। जब कई H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में जुड़ेंगे, कई H2O आपस में जुड़ेंगे, कई H2O जुड़ेंगे, तो बीच में क्या होगा? एयर आ जाएगी, हवा आ जाएगी। इस चक्कर में पानी कम है, लेकिन बीच में हवा आ गई जमते समय, तो आपको लगेगा कि बर्फ ढेर मिला, ज्यादा बर्फ मिला है, लेकिन जब वो पिघलेगा तो हवा निकल जाएगी और थोड़ा, यानी जब जमेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बीच में हवा आ जाएगी, जिससे उसका वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ जाएगा। इन रियलिटी जब वो टूटेगा, अलग अलग होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो सारी हवा निकल जाएगी और दोबारा से थोड़ा सा पानी रह जाएगा भैया, ठीक है।
उसके बाद एक क्वेश्चन है वॉन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, कई बार 2 नंबर 3 नंबर में आ जाता है। किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच, समझना मेरे भाई कोवैलेंट क्या होता है जरा समझो। मान लिया ये लिखा है H2, हाइड्रोजन 2 जुड़े हुए हैं, ये H2 गैस है, सबको पता है, लेकिन H2 गैस में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन थोड़ी होता होगा, और भी होंगे मेरे भाई इस तरीके से। ये देखो एक और H2 होगा, एक और H2 होगा, ऐसे कई सारे H2 होंगे। जब ये सब इकट्ठे होते होंगे तभी तो हाइड्रोजन गैस बनती होगी। तो इनके बीच, इन्हें जोड़ने वाला कौन है, इनके बीच में भी तो कोई बल लगता होगा। तो भैया जो इस तरीके के बल लगते हैं, जो कोवैलेंट, जो साझेदारी करके जुड़े हुए हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल लगते हैं, जो पूरी गैस बनाते हैं, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो या कोई भी हो भैया, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो वॉन डर वाल्स फोर्सेस कहलाते हैं। ये बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा, हमेशा ये फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, जो क्या करते हैं एक हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन दोनों को आपस में जोड़े रखेंगे और ये वॉन डर वाल्स फोर्सेस कहलाएंगे भैया, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखते हैं। इन फोर्सेस के कारण कोवैलेंट मॉलिक्यूल सॉलिड, लिक्विड, जो भी गैस है, ठोस, द्रव, गैस, इसमें पाए जाते हैं तथा तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता। अगर मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स ना हो तो CO2, CH4, हाइड्रोजन जो भी है, इन्हें कभी भी पास नहीं ला पाएंगे, गैसों को कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं ला पाएंगे, हमेशा दूर दूर ही सब रहेंगे, उड़ते रहेंगे, कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन्हें सॉलिडिफाई करना चाहते हो, लिक्विफाई करना चाहते हो, पास पास लाना चाहते हो, तो आपको वॉन डर वाल्स फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी भैया, ठीक है। ये वॉन डर वाल्स फोर्सेस कई तरीके के होते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आज की वीडियो की शुरुआत यहीं से करी है। डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये जितने भी थे ये सब वॉन डर वाल्स फोर्सेस ही कहलाते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद एक है लैटिस एनर्जी क्या होती है, बहुत आसान है। देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिले तो NaCl बनाया, इसका क्रिस्टल लैटिस बनाया। तो होता क्या है, जब एक धनायन और एक ऋणायन यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है तो कुछ एनर्जी निकलती है जिसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। यही लिखा हुआ है, जब एक मोल गैसियस कैटाइन यानी प्लस और गैसियस एनाइन यानी माइनस आपस में मिलकर एक सॉलिड बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं और U से हम लोग इसे लिखते हैं। लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न-हैवर साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है ये, NaCl सॉलिड की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न-हैवर साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ये बॉर्न-हैवर साइकिल है। क्या साइकिल है भैया, समझो। डायरेक्ट अगर हम बात करें तो Na सॉलिड और Cl2 गैस फॉर्म में होता है। सोडियम कैसा होता है, ठोस, और क्लोरीन कैसा होता है, गैस होती है क्लोरीन, ठीक है। तो ये कुछ भैया ऊर्जा है और NaCl बन जाता है, लेकिन इन रियलिटी कभी भी ठोस गैस से सीधे रिएक्शन करेगा नहीं। तो इसके कई स्टेप होते हैं, यही कहलाता है बॉर्न-हैवर साइकिल। सबसे पहले जो ठोस सोडियम है उसे गैस में बदलना पड़ेगा। ठोस को गैस में बदलने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए होती है, तो S फॉर सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक। फिर गैस को हमें आयन में बदलना पड़ेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कहलाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आपको गनशॉट में पढ़ा चुके हैं। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल के चलते एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और Na पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे इसे तोड़ना पड़ेगा, Cl2 का बॉन्ड तोड़ेंगे और अकेला Cl लेके आएंगे। तोड़ते समय जो चाहिए होगा उसे डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे, इसलिए 1/2D लिखा हुआ है, क्योंकि आधा ही चाहिए हमें Cl भैया, ठीक। फिर अब हमें क्या चाहिए, Cl के ऊपर निगेटिव लाना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन डालने को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसे Ea से लिखेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद ये Na पॉजिटिव में आ गया, Cl नेगेटिव में आ गया, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और NaCl फाइनली बना देंगे भाई, ठीक है, यही लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो साइकिल है ये हेस के नियम पर आधारित होता है। हेस का नियम क्या होता है, कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कराई जाए या कई स्टेप में कराई जाए, हमेशा ऊर्जा उतनी ही खर्च होती है भाई, ठीक है। तो यह साइकिल हेस के लॉ पर काम करता है, जिसके अकॉर्डिंग कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कराई जाए या मल्टी स्टेप में कराई जाए, ऊर्जा हमेशा उतनी ही रहती है। एक स्टेप में कितनी है Q, तो Q लिख दिया। मल्टी स्टेप में जितनी है सबको जोड़ दो, आएगा बराबर ही। जैसे देखो भैया, S है, IP है, D है, EA है, U है, सबको जोड़ दो। S है, IP है, 1/2D है, माइनस का EA है, माइनस का U है। कई स्टेप में कराएं या एक स्टेप में कराएं, मान हमेशा बराबर आएगा। इस इक्वेशन की हेल्प से अननोन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस साइकिल में जो भी इन्वॉल्व एनर्जी है वो कौन कौन सी, तो सबके बारे में हमने लिख दिया है। क्या लिखा है भैया, Q क्या है बताओ, ये देखो Q क्या है, टोटल हीट चेंज है भैया, ये चार्ज नहीं है,
टोटल हीट चेंज है भैया। Na और Cl2 को मिलाकर जो NaCl बना है उसमें ऊपर जो टोटल हीट लिखी थी वो कितनी थी, Q थी। सब्लिमेशन एनर्जी क्या है, जो Na गैस को Na सॉलिड में कन्वर्ट करेगी, वो सब्लिमेशन है। आयोनाइजेशन क्या है, जो Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर Na पॉजिटिव बनाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन क्या है, जो Cl2 के बॉन्ड को तोड़ेगी और Cl को अलग करेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन को डालेगी और एनर्जी रिलीज होगी। लैटिस एनर्जी क्या है, U है, जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को मिलाकर NaCl बनाएगी, वो लैटिस एनर्जी कहलाएगी भाई, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है परसेंट आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी साझेदारी वाले बॉन्ड का, साझेदारी वाला बॉन्ड क्या होता है, जैसे मान लिया HCl है, तो इसमें H और Cl के बीच में साझेदारी हुई है, इसमें कितना परसेंटेज कैरेक्टर है ये आप निकाल सकते हो कि इसमें कितने परसेंट है, इसका कितना परसेंट है। तो इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है डाइपोल मोमेंट मेथड और दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेथड भाई, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यहाँ पर लिख दिया है। डाइपोल मोमेंट बहुत ही आसान है, समझो। डाई का मतलब दो और पोल माने किनारे, जैसे HCl ही है, H के ऊपर क्या होगा, प्लस होगा, Cl के ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। बीच की दूरी मेरे भाई कितनी होगी, R होगी। तो ये डाइपोल है। अब इसका मोमेंट निकालना है। मान लिया इसके ऊपर प्लस Q आवेश है, इसके ऊपर माइनस Q आवेश है, तो अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है तो म्यू से लिख लिया। चार्ज कितना है, Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R, तो म्यू बराबर होता है Q इंटू आर, यानी किसी डाइपोल के एक एंड पे जितना चार्ज होता है वो, और जो बॉन्ड लेंथ यानी जो लेंथ होती है इन दोनों के मल्टीप्लाई को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से कैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकलता है, 16xa माइनस XB प्लस का 3.5xa माइनस XB का स्क्वायर। XA क्या होगा, अभी आपको बताया, मान लिया दो आदमी हैं, एक H पॉजिटिव है, एक Cl नेगेटिव है, तो ये A है, ये B है। XA क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले की है, यहाँ रख देंगे, B वाले की यहाँ रख देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकल आएगा। तो एक आप डाइपोल मोमेंट से निकाल सकते हो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, और एक आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकाल सकते हो। एक आखिरी है फजांस रूल, पोलराइजेबिलिटी, पेपर में जरूर आता है। शॉर्ट में आपको बता देते हैं क्या होता है भैया, जरा समझो। इस डायग्राम से आप समझ जाओगे फजांस रूल क्या होता है। भैया होता क्या है, अच्छा ये सब हमने एक एक टॉपिक अलग अलग पढ़ाए हुए हैं, यूट्यूब पर ही पढ़ाए हुए हैं। अगर आप एप्लीकेशन पे कोर्स में जुड़े हुए हो तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से पढ़े हुए, तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। बाकी यहीं समझ में आ गया होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक। सुनो होता क्या है भैया, ये एक कैटाइन है, यानी कैटाइन का मतलब ये एक प्लस वाला आदमी है जो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ रहा है, ठीक। एक ये नॉन पोलर एनाइन है। नॉन पोलर का मतलब क्या, एक कोई माइनस वाला आदमी होगा जो अभी प्लस माइनस में नहीं टूटा हुआ है। होता क्या है, जब अब ये एनाइन का मतलब क्या है, माइनस। अब समझो, माइनस वाला जब प्लस की तरफ आएगा तो इसे अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे समझो, आपकी मौसी आपके घर आती हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, वो सेव लेके आती हैं, ठीक है, गोलगप्पे लेके आती हैं, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। अब मौसी हद से ज़्यादा घुसने लगे तो क्या होगा, तो खिच्चू मच जाएगा भैया, पोलर हो जाएंगी चीज़ें, बॉन्ड टूट जाएगा। और तो मौसी से कहोगे यार दिमाग ना खराब करो, मौसी हर बात में कहें ये कैसे होगा, ये घर ऐसे बनेगा, ये यहाँ एडमिशन नहीं होगा, वहाँ एडमिशन होगा, तो फिर दिमाग खराब होने लगता है। वैसे ही जब माइनस प्लस के पड़ोस आता है तो वो उसे अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब हद से ज़्यादा घुसने लगता है तो बॉन्ड पोलर हो जाता है। इसे ही हम लोग पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, और इस रूल को हम लोग फजांस रूल कहते हैं। ये देखो, जब ये ज़्यादा घुसे तो ये एनाइन भी क्या हो गए, पोलर हो गए भाई, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, इस रूल के अकॉर्डिंग आयनिक बॉन्ड से कोवैलेंट नेचर को प्रेडिक्ट करते हैं। जब एक स्मॉल साइज और एक लार्ज साइज का आयन दूसरे के पास आते हैं तो कैटाइन एनाइन के न्यूक्लियस को पुश करता है, यानी प्लस वाला माइनस वाले को धक्का देता है तथा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे एनाइन पोलर हो जाता है। कैटाइन की वो पावर, ये देखो, जब हद से ज़्यादा माइनस घुसेगा तो वो उसे धक्का देगा और उसे क्या कर देगा, पोलर कर देगा। यानी कैटाइन यानी प्लस वाले की वो पावर जिसके द्वारा ये माइनस वाले को पोलर कर देता है। तुम्हारी मौसी की वो ताकत जो उन्होंने घुस के तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, तुम्हें पोलर कर दिया, उनकी वो पावर कहलाएगी पोलराइजेशन पावर। क्या कहलाएगी, पोलराइजेशन पावर, यानी तुम्हें पोलर कर दिया यार उन्होंने। तथा एनाइन की वो टेंडेंसी और तुम्हारी वो हरकतें जिसकी वजह से तुम पोलर हो गए उसे कहेंगे पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर फिट हो रहा है कि तुम भैया अपनी हरकतों के चलते पोलर हो गए हो, तो तुम्हारी वो कहलाएगी पोलराइजेबिलिटी, और उन्होंने तुम्हें पोलर कर दिया तो वो उनकी पावर थी, तो वो कहलाएगी पोलराइजेशन पावर। अतः एनाइन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ने के साथ, कैटाइन की पोलराइजेशन पावर बढ़ने के साथ आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। यानी कोई भी अगर आयन वाला बॉन्ड है
ये देखो, अगर आयनिक वाला बॉन्ड है, इनके ऊपर प्लस है, इनके ऊपर माइनस, अगर मेरे भाई इनकी जो पोलराइजेशन पावर है वो बढ़ती जाएगी तो फिर ये लोग साझेदारी की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे। इस रूल को ही हम लोग फजान्स रूल कहते हैं। आसान है, एक बार आप पढ़ लेना, ये भी पेपर के अंदर आराम से 5-7 नंबर में आ जाता है। अब अगर हम इस वीडियो को समराइज करें, यहां तक आ गए हो तो पूरा वीडियो 2-4-5 मिनट का बचा हुआ है, देख के जाओ। अगर हम इस वीडियो को समराइज करें कि सर जी हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए इस गन शॉट से, तो भैया हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर मान लिया आपका कल पेपर है तो आप ये डाइपोल इंटरेक्शन और ये सब पढ़ने की तुलना में, अगर आपके पास टाइम है, जैसे 10-15 दिन है, तो हम तो कहेंगे आप सब पढ़ो, लेकिन सबसे पहले आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेपर में आपके 20 से 25 नंबर तक बना सकती है। मान लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे एक 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, एक आ गया भैया जो छोटे वाले लॉन्ग आते हैं, मान लिया 15 नंबर में आ गया, अरे 7.5 में आ गया, हम कह रहे हैं 9.5 हो गए, और एक पूरा लॉन्ग में आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, क्या इफेक्ट हैं, और ये सब पूरा 25 नंबर में आ गया, तब भी आराम से हो गए मेरे भाई 30 से 35 नंबर। सिर्फ एक लॉन्ग भी फंस गया तब भी आसान लैंग्वेज है, 25 नंबर में कर पाओगे। तो 20, 25, 30 नंबर की जुगाड़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जरूर आएगी भाई, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना, जरूर पढ़ लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद अगर हम देखें तो वॉन डर वाल्स फोर्सेस 2 नंबर की जुगाड़ है, उसके बाद आप 2 नंबर में ये पढ़ सकते हो। लैटिस एनर्जी 2 नंबर में पूछ सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में अगर हम बात करें तो फजान्स रूल यानी पोलराइजेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में 5-7 नंबर में आ सकता है। तो इस यूनिट में जो मोस्ट वांटेड है वो फजान्स रूल है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बाकी भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो करा ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इन दोनों को पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग भी पहली बार देख रहे हो, ये 5वां गन शॉट है भाई, 6ठा गन शॉट आज शाम तक पड़ जाएगा पूरी कोशिश करके, उसके बाद 7वां और 8वां, और हो जाएगी पूरी की पूरी केमिस्ट्री खत्म भैया, ठीक है। फिर उन सबको मिलाकर एक बड़ा सा वीडियो डाल देंगे 4-5-6 घंटे का, सिर्फ शुरू करना, खत्म कर देना, उसके बाहर केमिस्ट्री नहीं आएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है। जो लोग भी पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। प्योर बीएससी ओरिएंटेड कंटेंट है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी बॉटनी में भी मदद करते रहते हैं, बहुत सारा चीज़ें कर रहे हैं। बस आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।